स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम रिसर्च में। फ्रेंड्स, ये इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 3 भारत के पठार का ये लेक्चर है। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि चैनल का नाम हमने ऑपरेशन जीएस, इसके पहले जो चैनल का नाम था हमारा ऑपरेशन जीएस, वो नाम मैंने चेंज कर दिया है और अभी चैनल का नाम मैंने एग्ज़ाम रिसर्च कर दिया है। इसके पीछे एक रीज़न ये था कि ये जो ऑपरेशन जीएस जो मेरा पहले चैनल का नाम था, इसमें जो ऑपरेशन था, इससे सर्च करने पे वो अस्पताल के जो ऑपरेशन थे वैसे कुछ वीडियो आ जाते थे, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने एग्ज़ाम रिसर्च ये नया नाम अपने चैनल का रख दिया है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छा लगेगा। और इस लेक्चर के अंतर्गत हम भारत के पठार को कवर करेंगे और इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर है। अगर आप इसे कवर करते हैं तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए आप ये हेल्पफुल होगा। ये वीडियो जितने भी एग्ज़ाम जहाँ पे भी इंडियन ज्योग्राफी आती होगी वहाँ पे ये हेल्पफुल होगा। एक जनरल कंपटीशन के को अवेयरनेस करके ये बनाया गया है, किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए नहीं है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर भी इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है वहाँ हेल्पफुल होगा। आप इसे प्रॉपर देखिए और नोट्स बनाइए, और जो वीडियो के लास्ट में जो MCQ क्वेश्चन है उसे भी देखिए। वो कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट PCS या एग्ज़ाम में ही आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, वो सभी आपको हेल्पफुल करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पठार की बात करेंगे। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये NCERT की बुक का जो है कि क्रॉप करके वीडियो यहाँ पे जो ये पिक्चर लगाया गया है ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो। इस लेक्चर के अंतर्गत हम भारत में जितने भी पठार हैं उन सभी पठारों की बात करेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो पठार से कोई भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पठार की डेफिनेशन देखते हैं कि पठार किसे कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको 3 चीज़ों में डिफरेंस समझना होगा कि पर्वत क्या होता है, पहाड़ी क्या होती है और पठार क्या होते हैं। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम इन तीनों में डिफरेंसेस देखेंगे। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। ये जो हाईलाइट किया गया इसे आप ध्यान रखिएगा। जो पठार होता है इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। ठीक है, ये की पॉइंट है। तो यहाँ पे देखिए ये पठार है। ठीक है, और ये जो भूमि है उससे उठा हुआ ऊपर उठा हुआ भाग है और ये मेज के समान सपाट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेज, ये फ्लैट टेबल लैंड है। ठीक है, और एक तरीके से जैसे टेबल के ऊपर बिल्कुल सपाट होता है उस तरीके से ये है। ठीक है, और अगर हम पर्वत की बात करें और पहाड़ी की बात करें तो इनमें डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। जो पर्वत होता है उसका जो बेस होता है वो चौड़ा होता है और उस पर शिखर होती है। ठीक है, पीक होता है। और इसकी जो हाइट होती है पर्वत की, किसकी, पर्वत की जो हाइट होती है वो 1000 मीटर से 1000 मीटर या 1000 मीटर से अधिक अगर उसकी हाइट है तो वो पर्वत कहा जाएगा। ठीक है, पर्वत और पहाड़ी में एक बेसिक सिर्फ हाइट का अंतर होता है, बाकी सभी चीज़ें पर्वत और पहाड़ी में सेम होता है। पहाड़ी में बस ये है कि इसकी हाइट 1000 मीटर से कम होती है। ठीक है, 1000 मीटर से अगर हाइट कम है तो वो पहाड़ी है और 1000 मीटर से अधिक है तो वो पर्वत है। बेस चौड़ा होना चाहिए और शिखर होना चाहिए। ठीक है, ये की पॉइंट है पर्वत और पहाड़ी के बीच में। और यहीं पे अगर हम पठार की बात करें तो यहाँ पर भी बेस चौड़ा होता है, लेकिन इसका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है, मेज के समान समतल होता है। यहाँ पे देखिए इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पठार। और अगर हम पठार के हाइट की बात करें तो NCERT क्लास 6 में ये साफ साफ लिखा है कि पठार की हाइट कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। ठीक है, और कुछ स्टैंडर्ड बुक में पठार की हाइट जो है 300 से 600 मीटर ये इसकी एवरेज हाइट मानी गई है। हालांकि अगर हम मेनली रूप से मुख्य रूप से अगर हम देखते हैं कि इसका जो निचला पॉइंट है हाइट का वो 300 एटलीस्ट 300 होना चाहिए, और इसका जो ऊपरी भाग है हाइट का वो कुछ भी हो सकता है, कई हजार मीटर तक हो सकता है। ठीक है, जैसे कि तिब्बत का पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, उसकी हाइट 4000 से 6000 मीटर है। ठीक है,
लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पठार का जो ऊपर वाला भाग होगा वो सपाट होना चाहिए। ये बिल्कुल इसकी एक की पॉइंट या मेन रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये जो है इसका सपाट जो ऊपरी हिस्सा है इसे पर्वत और पहाड़ी से अलग करता है पठार को, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्लास 6 एनसीईआरटी में ये बिल्कुल सेम डिक्टो यही लाइन लिखा है कि पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जबकि पर्वत की बात करें तो इसकी हाइट 1000 मीटर से अधिक होनी चाहिए और पहाड़ी जो है, पहाड़ी की हाइट 1000 मीटर से कम होती है तो उसे पहाड़ी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये पहाड़ी है, इसकी कुछ खास हाइट नहीं है, यहाँ पे देख सकती है। जबकि ये पर्वत की बात करें तो ये यहाँ पे शिखर है और इसकी हाइट ठीक ठाक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में दक्कन का पठार सबसे पुराना है। दक्कन का पठार भारत में सबसे पुराना पठार है। इन सभी पठारों को मैप में हम लोकेट करेंगे आगे, ताकि आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तिब्बत का पठार की अगर बात करें तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक है, ठीक है। तो तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और भारत का सबसे पुराना पठार की बात करें तो वो है दक्कन का पठार, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है दक्कन का पठार, ठीक। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण धरातल के 33% भाग यानी कि 1/3 भाग पर पठारों का विस्तार पाया जाता है। संपूर्ण धरातल के 1/3 पर पठारों का विस्तार पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार की अगर हम बात करें, यह पठार तिकोने आकार वाला भूखंड है जिसकी ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। इसे भी अभी हम आगे मैप पे लोकेट करेंगे तो वहाँ आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो इस पठार के उत्तर पश्चिम में, कहाँ पे? उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व में शिलांग या कार्बी एंगलोंग का पठार पाया जाता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरी तरीके से सारी पहाड़ी, जितने भी भारत के अंदर पहाड़ी और पर्वत हैं उनको कवर किया है 2 लेक्चर के अंतर्गत। पहले लेक्चर में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र मैंने कवर किया है और दूसरे लेक्चर में मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ और दक्षिण भारत के जो भी पर्वत हैं, नीलगिरी और इन सभी पर्वतों को कवर किया गया। हमारे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में स्थित जो भी पहाड़ियाँ हैं, जो भी पीक हैं, उन सबको कवर किया गया है। उन दोनों लेक्चर को अगर आप देखते हैं तो पर्वत से कोई भी प्रश्न किसी भी वनडे एग्जाम का आपको नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम प्रायद्वीपीय पठार का यहाँ पे विस्तार दिखाया जा रहा है कि उत्तर पश्चिम में इसका विस्तार जो है अरावली पहाड़ी तक है, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची पहाड़ियाँ तथा उत्तर पूर्व में शिलांग या कार्बी एंगलोंग पठार तक इसका विस्तार पाया जाता है। किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। अभी हम आगे मैप में देखेंगे इसे। अब नर्मदा नदी यहाँ पे जो है प्रायद्वीपीय पठार को दो असमान भागों में, यहाँ पे समान भाग नहीं है, 2 असमान भागों में बांटती है, ठीक है। पहला भाग इसका जो है किसका? प्रायद्वीपीय पठार का पहला भाग मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ हैं और दूसरा भाग दक्कन का पठार है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रायद्वीपीय पठार के 2 भाग हैं, नर्मदा नदी से 2 असमान भागों में बांटती है। अब यहाँ पे हम मैप में समझते हैं जो है कि कौन कौन से ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार कहाँ तक है और प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत जो 2 भाग हैं, मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ और दक्कन का पठार, उनका विस्तार कैसे है यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अरावली का विस्तार है। अरावली का विस्तार, अरावली पहाड़ियाँ मैंने आपको बताया था, ये गुजरात, राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है, रायसीना हिल्स तक, ठीक है। तो ये अरावली की पहाड़ी हो गई और ये इसका जो है उत्तर पश्चिमी हिस्सा है, किसका? प्रायद्वीपीय पठार का। तो प्रायद्वीपीय पठार के अगर हम विस्तार की बात करें तो ये देखिए, ये एक मैं जनरल डायग्राम यहाँ पे खींच रहा हूँ आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। और इसका जो पूर्वी हिस्सा है, किसका? प्रायद्वीपीय पठार का जो पूर्वी विस्तार है, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं और ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और पश्चिमी हिस्से में यहाँ पे गिर की पहाड़ियाँ, मैंने आपको बताया था गिर और मांडव पहाड़ियाँ ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो गिर पहाड़ी का ये पश्चिमी विस्तार गिर पहाड़ी को इसको टच करती है प्रायद्वीपीय भाग की।
और यहाँ पे मान लीजिए ये है आपका नीलगिरी का विस्तार है तमिलनाडु और कर्नाटक केरल में, और इसके इधर जो है 3 पहाड़ियाँ हैं, अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची पहाड़ी या कार्डमम हिल, और ये पालनी पहाड़ी। पालनी पहाड़ी तमिलनाडु में है, बाकी ये केरल और ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये इसका दक्षिणी भाग है। ये जो पहाड़ी है ये है इलायची पहाड़ी। ठीक, तो इलायची पहाड़ी दक्षिण में इसका विस्तार है, और गिर पहाड़ी पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ी है, और पूर्व में राजमहल पहाड़ी, और उत्तर पूर्व में यहाँ पे जो है शिलांग पठार या कार्बी एंगलोंग पठार है। ये जो कार्बी एंगलोंग पठार है ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। प्रायद्वीपीय पठार का पहले ये पूरा विस्तार यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे था, बट भ्रंशन के कारण, भ्रंश कैसे होता है, क्या होता है भ्रंश, ये जो है जब प्लेट विवर्तनक प्रक्रिया पढ़ेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थियरी, वहाँ पे आपको इसके बारे में बताया जाएगा। 2 प्लेटों के अभिसारी या अपसारी गति होने से, अभिसारी और अपसारी, अपसारी मतलब 2 प्लेटें जब दूर जाती हैं तो उन्हें अपसारी गति कहा जाता है, और 2 प्लेटें जब पास आती हैं तो उन्हें अभिसारी गति कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी गति के कारण एक भ्रंश पैदा होता है, और यहाँ पे जो भ्रंश है इसे हम मालदा गैप कहते हैं। इसे हम मालदा गैप या राजमहल गारो गैप कहते हैं। ऐसा क्यों है? राजमहल ये पहाड़ी हो गई, ठीक है, ये झारखंड में है राजमहल पहाड़ियाँ, और यहाँ पे मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी और जयंतिया। इसके अगर मिकिर और रिंगमा ये असम में पड़ जाती हैं। ठीक है, तो गारो पहाड़ी पहले पड़ता है, इसलिए राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप कहते हैं। और ये गैप जो है कि यहाँ इधर से यमुना नदी आती है और इधर से गंगा नदी आती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो ये यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है। ये है मालदा गैप या राजमहल गारो गैप, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जो शिलांग पठार है या कार्बी एंगलोंग पठार है ये भी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। ये बहुत बार स्टेट पीसीएस में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि मेघालय का पठार किस पहाड़ी का या किस पठार का हिस्सा है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भूखंड है। कौन? मेघालय पठार या कार्बी एंगलोंग। अब आगे हम बात करते हैं, नर्मदा नदी 2 असमान भागों में बांटती है किसे? प्रायद्वीपीय पठार को। यहाँ पे आप एक क्लियर जो है डिफरेंस समझिएगा, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा कहाँ तक है और दक्कन के पठार का, क्योंकि जब दोनों आते हैं तो ऐसा लगता है दोनों सेम ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दक्कन का पठार ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। तो यहाँ अमरकंटक और यहाँ से जो है नर्मदा नदी निकलती है। ठीक है, तो ये जो नर्मदा नदी निकलती है, ये नर्मदा नदी इसे प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटती है। ऊपर जो है ये मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ हो गई, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था पहाड़ों वाले वीडियो में, अरावली पहाड़ी हो जाती है, सतपुड़ा, विंध्याचल, मैकाल और ये सभी भांडेर की पहाड़ियाँ, ये सभी मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ में आती हैं, और राजमहल पहाड़ियाँ भी। और अगर हम दक्कन के पठार की बात करें तो दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में इसका विस्तार शुरू होता है। दक्कन के पठार का ये है दक्कन ट्रैप का हिस्सा, दक्कन ट्रैप या दक्कन का पठार। ठीक, ये है दक्कन का पठार। और ये जो टोटल है ये पूरा ये है प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा प्रायद्वीपीय और दक्कन के पठार में अंतर। अब यहाँ पे मैं बता दूं आपको, ये अरावली पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पे विंध्य पहाड़ी है। ठीक है, विंध्य पहाड़ी के बाद यहाँ पे सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच विस्तार पाया जाता है सतपुड़ा का। ठीक है ना, तो ये अरावली पहाड़ी और विंध्य पहाड़ी, विंध्य पर्वत श्रृंखला, इन दोनों के मध्य मेवाड़ का पठार पाया जाता है। कौन सा पठार? मेवाड़ का पठार। मेवाड़ पठार के बाद से यहाँ पे आगे बुंदेलखंड का पठार है। बुंदेलखंड के बाद यहाँ पे बघेलखंड का पठार पड़ता है। उसके बाद से यहाँ पे जो है छोटा नागपुर पठार है। ये सभी अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी आगे चल के इन सबको 1 बाय 1 करके उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि वो पठार का निर्माण कैसे हुआ, क्या क्या है, कौन कौन सी नदी इन पठारों से होकर गुजरती है। तो अभी मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ विंध्य और अरावली श्रेणी के मध्य ये मालवा का पठार है। ठीक है, मालवा पठार। इधर बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड का पठार। ठीक है, और ये छोटा नागपुर पठार। यहाँ पे जो है राजस्थान के ये पूर्वी हिस्से में मेवाड़ का पठार यहाँ पे पाया जाता है। कौन सा पठार? मेवाड़ पठार। ठीक है,
तो ये सभी याद रखिएगा। बाकी ये दक्कन पठार है, यहाँ पे जो है दंडकारण्य पठार पाया जाता है। ये छोटा नागपुर बने पठार आपको बता दिया, ये शिलांग का पठार है, ठीक है। और यहाँ पे जो है दक्कन पठार का ही भाग है। यहाँ पे जो है कर्नाटक पठार है, महाराष्ट्र पठार है, तेलंगाना या आंध्र का पठार है, और ये दंडकारण्य पठार है। ये सभी दक्कन पठार के ही भाग हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे पठार हो गए, ये सभी को हम 1 बाय 1 आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं मालवा के पठार की। तो मालवा का पठार मैंने आपको बताया, यहाँ पे अरावली श्रेणी है और यहाँ पे विंध्य श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। तो अरावली और विंध्य श्रेणी के मध्य ये रहा मालवा का पठार, ठीक है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य लावा से निर्मित मालवा का पठार काली मिट्टी का समप्राय मैदान है। इसकी लंबाई 530 किलोमीटर और चौड़ाई 390 किलोमीटर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हड़ौती का पठार जो कि राजस्थान में स्थित है, ये जो मालवा का पठार है इसी का भाग है हड़ौती का पठार। ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में इसका पठार, ये कौन, हड़ौती का पठार पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हड़ौती के पठार से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो हड़ौती का पठार जो कि राजस्थान में स्थित है, यह मालवा पठार का ही भाग है। और हड़ौती पठार को स्थानीय भाषा में पांथेर या ऊपर माल कहा जाता है। ये दो नाम है इसके, पांथेर और ऊपर माल। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ऊपर माल क्या है या किस पठार का हिस्सा है, तो ऊपर माल या पांथेर ये हड़ौती पठार का हिस्सा है, ठीक है। और ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है और हड़ौती का पठार मालवा के पठार का ही एक भाग है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा आप इसे। आगे देखते हैं। जो मालवा का पठार है इसका ढाल गंगा घाटी की ओर है, ठीक है। तो मालवा पठार का ढाल गंगा घाटी की ओर है। ये गंगा घाटी या उत्तर का मैदानी भाग है। ऐसा कैसे आप कह सकते हैं कि इसका जो ढाल है ये गंगा घाटी की ओर है, क्योंकि ये जो नदियां हैं यहाँ पे बेतवा नदी, पार्वती, काली सिंध, केन, बेतवा, ये सभी नदियों का प्रवाह इन पठारों से होते हुए इधर यमुना या गंगा की सहायक नदियां हैं इधर की तरफ होता है। इसलिए इस नदियों के बहाव से जो है ये देखा जा सकता है कि इन पठारों का ढाल जो है वो गंगा घाटी की ओर है या उत्तर के मैदानी क्षेत्र का, और इसकी ढाल है इन पठारों के। इसकी मालवा की पठार हो या बुंदेलखंड का पठार हो या बघेलखंड का, इन तीनों पठारों का ढाल इधर की तरफ है, ठीक है, उत्तर के मैदानी भाग की तरफ। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेतवा, पार्वती, काली सिंध, चंबल, केन नदियां ये सभी इन पठारों से होकर गुजरती हैं और आगे यमुना में मिल जाती हैं। यह भारत का सर्वाधिक गली अपर्दित क्षेत्र है। कौन, मालवा का पठार का जो हिस्सा है, मालवा का पठार हो या बुंदेलखंड का, ये सभी गली इरोजन के नाम से जानी जाती है। और मेनली इनमें गली इरोजन जो है वो चंबल के नदी के द्वारा होता है, ठीक है, चंबल नदी द्वारा होता है। आगे देखते हैं। चंबल नदी इस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। ये देखिए यहाँ पे चंबल नदी होकर गुजरती है, किससे, मालवा के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन, चंबल नदी। यहाँ पे मैं अलग से भी एक पिक्चर बना देता हूँ। ये मान लीजिए ये मालवा का पठार है, ठीक है। तो ये मालवा के पठार से ये चंबल नदी यूं जाती है और इधर से यमुना नदी आती है, इसमें जाके मिल जाती है यमुना नदी में, कौन, चंबल नदी, ठीक है। और मालवा पठार के ऊपर जो है यहाँ पे मेवाड़ का पठार है, ठीक। और ये अरावली पर्वत श्रेणी है। अरावली से बनास नदी निकलती है और आके चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, बनास नदी। तो बनास नदी मेवाड़ पठार से होकर गुजरती है। ये हो गया मेवाड़ पठार और ये हो गया मालवा पठार, ठीक है। और ये नदी हो गई चंबल नदी और ये बनास नदी। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चंबल नदी मालवा के पठार से होकर गुजरती है, बनास नदी मेवाड़ पठार से होकर गुजरती है। बनास नदी चंबल की एकमात्र इधर से सहायक नदी है और ये आगे जाके यमुना में मिल जाती है। मेवाड़ पठार, यहाँ देखिए मेवाड़ पठार ये जो है अरावली के पूर्वी भाग में स्थित है। ये अरावली है और इसका जो पूर्वी भाग है यहाँ पे ये पाया जाता है, कौन, मेवाड़ पठार, ठीक है। और बनास नदी जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है, अरावली पर्वत श्रृंखला से यहाँ से निकलती है बनास नदी, ठीक है। ये मेवाड़ पठार की प्रमुख नदी है। अब बुंदेलखंड व बघेलखंड पठार की हम बात करते हैं, ठीक है। तो बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार की बात करें तो मालवा पठार का उत्तरी पूर्वी भाग बुंदेलखंड या बघेलखंड पठार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए ये हो गया मालवा का पठार और मालवा पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में ये हो गया बुंदेलखंड का पठार और ये हो गया बघेलखंड का पठार, ठीक है। बघेलखंड और ये बुंदेलखंड ये सभी मालवा पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में पाए जाते हैं।
और यह पठार उत्तर में यमुना के मैदान के निकट समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, बुंदेलखंड पठार का विस्तार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये बुंदेलखंड है, ये झांसी वाला जो एरिया उत्तर प्रदेश का, वहां पे इसका विस्तार पाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड पठार का विस्तार पाया जाता है। बुंदेलखंड में चंबल व यमुना नदियों ने बड़े बड़े बीहड़ खड्ड का निर्माण कर भूमि को असमतल व अनउपजाऊ बैड लैंड टोपोग्राफी बना दिया है। ठीक है, तो जो ये बीहड़ खड्ड है ये चंबल नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसलिए जो है बुंदेलखंड की जो भूमि है वो असमतल व अनउपजाऊ भूमि है, इसे बैड लैंड टोपोग्राफी कहा जाता है इंग्लिश में। एक तरीके से अनउपजाऊ भूमि है बुंदेलखंड का हिस्सा, जहाँ से चंबल नदी होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम छोटा नागपुर पठार की बात करते हैं। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार जो है इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के भाग में शामिल है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। यह विभिन्न किस्म के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार जो है विभिन्न तरीके के खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। महानदी, सोन नदी, स्वर्ण रेखा नदी व दामोदर नदी इस पठार की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, सोन नदी यहाँ पे देखिए ये इसके उत्तरी पश्चिमी भाग में है, जबकि महानदी इसका दक्षिणी हिस्सा बनाती है और दामोदर नदी इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार को दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग को हजारीबाग पठार व कोडरमा का पठार, हजारीबाग पठार या फिर कोडरमा का पठार, ये दोनों एक ही नाम, ये जो दोनों नाम है ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग का जो हिस्सा है उसे ही हजारीबाग पठार या कोडरमा का पठार कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोडरमा का पठार कहाँ स्थित है या किस पठार का भाग है, तो ये सभी छोटा नागपुर पठार के भाग हैं। और दक्षिणी भाग जो है वो है रांची पठार। ठीक है, दक्षिणी भाग रांची पठार है। अब अगला पॉइंट देखिए, कोडरमा जो है, कोडरमा अभ्रक के खनन के लिए जाना जाता है। अब कोडरमा या हजारीबाग ये दोनों जो है ये छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है और ये अभ्रक के उत्पादन के लिए फेमस है। भारत के अंतर्गत अभ्रक का जो उत्पादन है वो हजारीबाग या कोडरमा के पठार से किया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है अभ्रक का खनन कहाँ से किया जाता है, तो वो हजारीबाग या कोडरमा इन दोनों पठार से किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, रांची पठार से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। ये देखिए ये रांची पठार है, इसका दक्षिणी भाग है रांची पठार और यहाँ से जो है स्वर्ण रेखा नदी निकलती है और आगे चल के झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पे हुंडरू जलप्रपात स्थित है। कौन सा प्रपात? हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। ठीक है, और ये रांची पठार से होकर गुजरता है। बिटुमिनस कोयला और लौह अयस्क के भंडार एक साथ पाए जाने के कारण छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। वैसे रूर प्रदेश ये जो नाम आया है ये जर्मनी से आया है। जर्मनी की जो राजधानी है बर्लिन, वहाँ पे उसे जो है कि कोयले के भंडार के नाते रूर प्रदेश कहा गया है। जो बर्लिन है उसे जर्मनी का रूर प्रदेश कहा गया है। क्यों? कोयले के भंडार के नाते। और भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो कोयला है वो छोटा नागपुर पठार से निकलता है, इसलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे बिटुमिनस कोयला और लौह अयस्क दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, इस पठार में बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित द्वीप समान स्थलाकृतियां पाई जाती हैं जिसे पाट भूमि कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पाट भूमियां क्या हैं या फिर पाट भूमियां किस पठार का हिस्सा हैं। तो पाट भूमियां ये बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित जो है द्वीप समान स्थलाकृतियां होती हैं, एक तरीके से उठे हुए भाग होते हैं, उन्हें ही पाट भूमियां कहा जाता है। और ये छोटा नागपुर पठार में खासकर पाई जाती हैं। कौन सी? पाट भूमियां। अगला पॉइंट देखते हैं, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ हिल है जो कि जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। अब ये कैसे जैन धर्म के लिए प्रसिद्ध तीर्थस्थल हो गया? जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे भगवान पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ, उन्हीं के नाम पर ये पारसनाथ हिल है ऐसा माना जाता है। इसलिए ये छोटा नागपुर पठार में पाई जाती है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए जैन धर्म का ये प्रसिद्ध तीर्थस्थल है पारसनाथ हिल। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां स्थित हैं जो कि झारखंड राज्य में है। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में
राजमहल की पहाड़ियां हैं, अभी मैंने आपको पिछले जो उसमें बताया था कि राजमहल गारो गैप, ठीक है, तो वो राजमहल की पहाड़ियां जो है ये छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में है। आगे देखते हैं अब हम शिलांग पठार या मेघालय मिकिर पठार या कार्बी एंगलोंग पठार की बात करते हैं। कहीं कहीं पे ये एंगलोंग इस तरीके से लिखा होता है, ठीक है। तो शिलांग पठार ये प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तार है, मैंने आपको पिछले अभी उसमें बताया था। भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप या राजमहल गारो गैप द्वारा पृथक होता है। ये जो पहाड़ी है ये राजमहल की पहाड़ियां हैं, ठीक है, और ये मेघालय है। मेघालय में स्थित है गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर और रेंगमा। मिकिर और रेंगमा जो है ये असम में स्थित है। मिकिर और रेंगमा असम में स्थित हैं और ये मेघालय जो पठार है इसी का भाग है। और मेघालय पठार के पूर्वी भाग को ही हम कार्बी एंगलोंग पठार कहा जाता है, ठीक है। तो कार्बी एंगलोंग क्या है? कार्बी एंगलोंग ये शिलांग पठार का जो है पूर्वी हिस्से को कार्बी एंगलोंग पठार कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे आप। आगे देखते हैं अब हम गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां मेघालय पठार का हिस्सा हैं, ठीक है, और यह कीपनुमा पहाड़ियां हैं। यहाँ पे देखिए गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों कीपनुमा मतलब इनमें पिक तरह से हैं, ठीक है। और मिकिर और रेंगमा पहाड़ी, मिकिर और रेंगमा ये दोनों पहाड़ियां जो हैं ये गोलाकार पहाड़ियां हैं। कैसी पहाड़ी है? ये गोलाकार पहाड़ी है। जबकि गारो, खासी, जयंतिया ये कीपनुमा पहाड़ियां हैं। मेघालय का सबसे ऊंचा स्थान शिलांग चोटी है, 1961 मीटर इसकी हाइट है और ये खासी पहाड़ी में स्थित है। ये देखिए ये है शिलांग चोटी और ये खासी पहाड़ी में स्थित है और ये मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। हालांकि कहीं कहीं पे आपको क्वेश्चन में एक आदमी मिल जाएगा जहाँ पे मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी वहाँ पे शिलांग ऑप्शन में नहीं होगा, तो वहाँ नोकरेक दिया रहेगा। लेकिन जहाँ तक मैंने सर्च किया है नोकरेक जो चोटी है ये गारो पहाड़ी में मिलती है और इसकी हाइट 1515 मीटर है, ठीक है। जबकि शिलांग चोटी की हाइट 1961 मीटर है। इस हिसाब से देखा जाए तो मेघालय पठार जो कि गारो, खासी, जयंतिया या मिकिर, रेंगमा ये सभी मेघालय पठार का ही भाग हैं, इसलिए मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे शिलांग चोटी हो जाएगी क्योंकि इसकी हाइट 1961 मीटर है। बट अगर यहाँ पे बात करें हम गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी तो वो नोकरेक चोटी हो जाएगी। गारो की सबसे ऊंची चोटी नोकरेक चोटी हो जाएगी, इसकी ऊंचाई 1515 मीटर है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मेघालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वहां पे शिलांग चोटी ऑप्शन में नहीं है तो फिर नोकरेक चोटी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिन राम ये खासी पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ पे देखिए ये है मौसिन राम की लोकेशन और यहीं पे मौसिन राम के साथ साथ चेरापूंजी भी है। चेरापूंजी ये भी जो है खासी पहाड़ी का ही भाग है। खासी पहाड़ी पर ही मौसिन राम और चेरापूंजी पाया जाता है। 10 साल पहले तकरीबन भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला स्थान था वो चेरापूंजी था, बट अभी जो है वो मौसिन राम हो गया है और ये दोनों खासी पहाड़ियों में ही स्थित हैं। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौसिन राम किस पहाड़ी में स्थित है, ये खासी पहाड़ी में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, मिकिर रेंगमा पहाड़ी शिलांग पठार के अंतर्गत असम राज्य में पाई जाती हैं, ठीक है। ये देखिए ये है मिकिर और रेंगमा पहाड़ी, ये असम राज्य में है, ठीक है। आगे अब हम बात करते हैं दंडकारण्य पठार की, ठीक है। ये देखिए दंडकारण्य पठार की ये लोकेशन है, दंडकारण्य पठार, ठीक है। तो दंडकारण्य पठार का विस्तार जो है ये उड़ीसा के कोरापुट व कालाहांडी जिला, यहाँ पे देखिए ये हो गया छत्तीसगढ़, ये आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा का हिस्सा है, ठीक है। इन 3 जगह पे इसका विस्तार पाया जाता है। उड़ीसा के कोरापुट व कालाहांडी जिला, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। छत्तीसगढ़ का ये जो बस्तर जिला है ये टीन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए? टीन के। तथा आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम जिला, ये सभी जो है दंडकारण्य पठार का विस्तार है, ठीक है। उड़ीसा में स्थित कालाहांडी तथा कोरापुट जिला बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगर पूछा जाए कि भारत में बॉक्साइट का भंडारण कहाँ पे है तो वो उड़ीसा में स्थित कालाहांडी या कोरापुट जिला है। लेकिन अगर अभ्रक पूछा जाए कि अभ्रक का जो है भंडारण या उत्पादन कहाँ किया जाता है तो वो जो है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग हजारीबाग पठार में पाया जाएगा, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, हजारीबाग पठार या कोडरमा के पठार में बॉक्साइट अभ्रक का उत्पादन है, जबकि बॉक्साइट का कालाहांडी या कोरापुट ये उड़ीसा में स्थित है।
आगे देखते हैं, इस पठार की प्रमुख नदी इंद्रावती नदी है। दंडकारण्य पठार की जो प्रमुख नदी है वो इंद्रावती नदी है और इसी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। और ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात है, इंद्रावती नदी पर है। दंडकारण्य पठार का विस्तार 89,078 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम दक्कन के पठार की। यहाँ पे देखिए, ये जो पिक्चर में ये दिखाया गया है, ये बाउंड्री जो दिखाई गई है, ये दक्कन के पठार की ये बाउंड्री है। ठीक है, तो ये भारत का सबसे बड़ा पठार है। अब हम दक्कन के पठार की अगर बात कर लें तो इसका निर्माण जो है दक्कन के पठार का, ये ज्वालामुखी के उद्गार के कारण हुआ है। और ये पूरा प्रायद्वीपी पठार जो है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। आपको पता है कि ये जो भारत का हिमालय का निर्माण जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आकर टकराने से, जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशिया प्लेट से आकर टकराया तो हिमालय का निर्माण हुआ, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। आप अगर पुराने लेक्चर को देखते हैं तो आप इजीली जो है कनेक्ट कर पाएंगे एक एक पॉइंट को। ठीक है, वहां पे मैंने आपको बताया था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट में आकर टकराने से हिमालय का निर्माण हुआ। तो जब ये प्लेट आकर टकराया तो यहाँ पे जो अफ्रीकन प्लेट से जो निकला ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, और यही प्रायद्वीपी जो भारत है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो ये जब आकर यहाँ पे टकराया तो यहाँ पे कई वर्षों तक जो है, लाखों वर्षों तक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। और ज्वालामुखी के उद्गार के कारण यहाँ पे जो है एक लेयर सी बन गई चट्टानों की, बेसाल्टिक चट्टानों या इग्नियस चट्टानों का यहाँ पे एक लेयर सा बन गया। ठीक है, और ये जो पूरा हिस्सा है इन पे जो है जो लावा निकला वो ठंडा होकर, जो मैग्मा निकला वो ठंडा होकर जब एक चट्टान के रूप में जमा तो यहाँ पे जो है काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। मेनली महाराष्ट्र में आप देखेंगे ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, और ये इसे काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी या स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, और ये कपास की खेती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो काली मिट्टी का जो मेनली विस्तार है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। हालांकि यहाँ पे मैंने आपको मालवा पठार बताया, वहाँ पर भी ज्वालामुखी उद्गार, ये जो ज्वालामुखी उद्गार हुआ यहाँ पे इन सारे क्षेत्रों में हुआ है, लगभग थोड़ा थोड़ा सब जगह पे है। तो मेनली जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो कई वर्षों पहले और कई सालों तक होता रहा, तो यहाँ पे जो भी जीव जंतु या पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ थी वो जमीन के नीचे कई 100 फीट नीचे जो है वो दबकर वहाँ पे ताप और दाब पड़ने से वही खनिजों का निर्माण हुआ है, जो आज आप जो है यूरेनियम, कोयला, चांदी या फिर टिन और अभ्रक कोयला ये सब मिलता है, ये सब खनिज के रूप में वही जो दबे हुए वनस्पतियाँ हैं उन्हीं के अवशेष निकलते हैं। बट ये जो खनिज हैं ये महाराष्ट्र में कम, और यहाँ पे छोटा नागपुर पठार हो गया या फिर मेघालय पठार या मालवा पठार, इन सब पठारों में ज़्यादा पाया जाता है। यहाँ पे जो है चट्टान की लेयर महाराष्ट्र में ये ज़्यादा मोटी परत है, इसलिए यहाँ पर भी हैं वो सभी खनिज, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत कम जगह पे इसका, ऐसा कि नहीं है कि यहाँ पे है नहीं खनिज, यहाँ पर भी खनिजों का है, लेकिन बहुत नीचे होने के कारण वो अभी इसकी वो खनिजों का खुदाई जो है वो अभी पॉसिबल नहीं है, बट आगे चल के वहाँ पर भी वो मिलेगा, खनिज है नीचे। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे दंडकारण्य क्षेत्र हुआ या छोटा नागपुर पठार हुआ, ये सभी खनिजों के लिए बहुत ही भरपूर हैं, मात्रा में यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। इस तरीके के ये दक्कन के पठार के मैं निर्माण की बात कर रहा हूँ कि ये कैसे हुए, ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। यहाँ देखते हैं दक्कन के पठार के, यह एक त्रिभुजाकार पठार है। ठीक है, यहाँ पे आपने देख लिया ये त्रिभुजाकार पठार है दक्कन का पठार। ठीक है, और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इसका जो ये जो हिस्सा हुआ ये हुआ पूर्वी जो है पश्चिमी घाट है। ठीक, और इधर ये पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इधर हो गई, और इधर जो है कि उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल और जो है राजमहल की पहाड़ियाँ का विस्तार है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है त्रिभुजाकार पठार जो है पूर्वी पश्चिमी घाटों, सतपुड़ा, मैकाल, राजमहल पहाड़ियों के मध्य 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कौन? दक्कन का पठार। ठीक है, जबकि पूरे प्रायद्वीपी पठार की अगर हम बात करें, ये जो है पूरा प्रायद्वीपी पठार का, तो ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है प्रायद्वीपी पठार। ठीक है,
और यहाँ पे दक्कन का पठार ये 7 लाख। आगे देखते हैं, इस पठार का निर्माण क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा हुआ है, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि कैसे इस दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। तो ये क्रिटेशियस युग में ज्वालामुखी क्रिया द्वारा दक्कन के पठार का निर्माण हुआ है। यह पठार बेसाल्टिक लावा, भूपृष्ठ का जो ऊपरी भाग है वो बेसाल्टिक लावा का है, और ग्रेनाइट चट्टानें जो नीचे की जो परत है ठंडा होकर जो ठोस होकर जम गई हैं वो ग्रेनाइट चट्टानों की हैं। ठीक है, इस तरीके से ये निर्मित हुआ है दक्कन का पठार। अगला पॉइंट देखते हैं, दक्कन के पठार का अगर हम प्रादेशिक विभाजन करें, ये जो हिस्सा है, हाँ ये जो प्रादेशिक विभाजन है, यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र का पठार, तेलंगाना आंध्रा पठार या कर्नाटक पठार, 3 भागों में, हालांकि 3 मुख्य जो पठार हैं ये इसके अंतर्गत दक्कन के पठार के अंतर्गत हैं। ये हो गया आपका महाराष्ट्र का पठार, ठीक है, और इधर ये हो गया पूरा, ये कर्नाटक का पठार हो गया, और ये जो है ये तेलंगाना का पठार हो गया। ठीक है, यहाँ पे तमिलनाडु का भी पठार है, तमिलनाडु में स्थित है और तमिलनाडु का पठार, ये सभी जो है दक्कन के पठार का ही भाग है। एक तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि ये इसका प्रादेशिक विभाजन है। ठीक है, आगे अभी इन पठारों को 1 बाई 1 देखते हैं। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र के पठार का। तो ये रहा आपका महाराष्ट्र का पठार। ठीक है, ये जो इसका पूर्वी हिस्सा है इसे ही ये नागपुर का हिस्सा है। ठीक है, कहीं कहीं पे इसे नागपुर का भी पठार कहा गया है, और इसी से मिलता जुलता ये छोटा नागपुर पठार का है। ठीक है, तो ये देखिए छोटा नागपुर और ये नागपुर, इनमें सिमिलैरिटी होने के नाते इसका नाम छोटा नागपुर पठार बोला गया। तो महाराष्ट्र पठार, इसका विस्तार कोंकण तट, कोंकण तट कौन है, ये गुजरात का जो तट है, ये काठियावाड़ तट है, गुजरात से यहाँ से लेके गोवा तक का जो तट है ये कोंकण तट है। ठीक है, तो कोंकण तट और सह्याद्री, सह्याद्री क्या पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, जो पश्चिमी घाट है इसे ही सह्याद्री कहा जाता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, तो कोंकण तट और सह्याद्री इसे छोड़कर संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य पर महाराष्ट्र पठार का विस्तार पाया जाता है। इस पठार पर महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत ही बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला श्रेणी, अजंता की पहाड़ियां अवस्थित हैं। एग्जाम में पूछा जाता है कि बालाघाट श्रेणी का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है, या हरिश्चंद्र श्रेणी का विस्तार किस राज्य में, तो ये सभी बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला और अजंता, ये सभी पहाड़ियों का विस्तार महाराष्ट्र राज्य में ही पाया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, फ्रेम किया जाता है। ये सभी मैंने बहुत सारे तकरीबन 3 से 4 बुकों का कलेक्शन पॉइंट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट है उनको यहाँ पे कलेक्ट करके रखा है। ठीक है, और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इन सभी को अगर आप एक बार पूरी तरीके से लेक्चर को देखते हैं और लास्ट में जो है MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इन सभी 1 डे एग्जाम के लिए अगर इंडियन ज्योग्राफी का ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो मैं गारंटी लेता हूँ ये क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपसे, अगर आप ध्यान से नोट्स बनाकर इसे आप पढ़ते हैं तो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तेलंगाना या आंध्रा पठार की बात करते हैं। ये जो है हिस्सा ये है तेलंगाना या आंध्रा पठार की, तो इसका विस्तार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कृष्णा नदी इस पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। ये मान लीजिए कि ये तेलंगाना या आंध्रा का पठार हो गया, तो कृष्णा नदी जो है इसे 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, इसका जो उत्तरी भाग है ये हो गया तेलंगाना पठार, ये उसका उत्तरी भाग ये तेलंगाना पठार हो गया, और जो दक्षिणी भाग है ये हो गया आपका रायलसीमा पठार। ठीक है, तो दक्षिणी भाग रायलसीमा पठार और उत्तरी भाग तेलंगाना पठार। और रायलसीमा की बात करें तो रायलसीमा भारत का भौगोलिक क्षेत्र है जो कि आंध्र प्रदेश प्रांत का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि रायलसीमा पठार का विस्तार कहाँ पाया जाता है या किस राज्य में पाया जाता है, तो मेनली रायलसीमा पठार का विस्तार आंध्र प्रदेश में राज्य में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है तेलंगाना का पठार है। ठीक, इस तरीके से तेलंगाना का पठार का विस्तार है। तो ये मान लीजिए कि कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से होता है। ठीक है, और ये महाबलेश्वर चोटी से होता है, ये जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये कृष्णा नदी का है। ठीक है, ये विस्तार है। तो ये जो कृष्णा नदी जाती है इसे 2 भागों में तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार में विभाजित करती है। और ये जो रायलसीमा का जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि रायलसीमा पठार किस राज्य में स्थित है, तो ये मेनली आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रायलसीमा पठार कहाँ पे स्थित है, ये स्टेट एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, और 1 डे एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे अब हम देखते हैं कर्नाटक पठार की बात करते हैं। तो यह पठार कर्नाटक तथा केरल के कुछ भाग पर विस्तृत है।
यहाँ पे देखिए ये कर्नाटक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से इसका विस्तार है। ये कर्नाटक और केरल इनमें इसका विस्तार पाया जाता है कर्नाटक पठार का। और यह पठार जो है दो भागों में ये भी विभाजित है, उत्तरी भाग बेंगलुरु पठार और दक्षिणी भाग मैसूर पठार के नाम से जाना जाता है। सी मान लीजिए ये हो गया कर्नाटक का पठार, इसे अब दो भागों में विभाजित करेंगे। तो ये जो इसका उत्तरी भाग है ये चूंकि बेंगलुरु के तकरीबन करीब है इसलिए बेंगलुरु का पठार बोला गया, और जो दक्षिणी भाग है उसे हम मैसूर का पठार बोला गया। यहाँ पे जो कर्नाटक और थोड़ा सा केरल का हिस्सा है ये सभी मैसूर पठार के नाम से जाना गया है। उत्तरी भाग की प्रमुख नदी तुंगभद्रा नदी है। ये जो उत्तरी भाग है इसकी प्रमुख नदी कौन सी है, ये तुंगभद्रा नदी है। और दक्षिणी भाग की प्रमुख नदी कावेरी नदी है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर उद्गम बताऊं कि जो है कि तुंगभद्रा नदी, तो तुंगभद्रा नदी ये कर्नाटक राज्य से इसका उद्गम होता है, और ये कर्नाटक के बाद से जो है कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आकर कृष्णा नदी में मिल जाती है। कौन, तुंगभद्रा नदी। तो तुंगभद्रा नदी कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, और ये कर्नाटक पठार के उत्तरी भाग में बेंगलुरु पठार से होकर गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। और कावेरी नदी, ये कावेरी नदी का जो उद्गम है वो यहाँ पे होता है कर्नाटक के तकरीबन होता है, कर्नाटक और एक केरल के ऊपर जो है कर्नाटक, यहाँ से उद्गम होता है, और ये तमिलनाडु राज्य में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो ये दक्षिणी भाग में फ्लो करती है और ये मैसूर पठार से होकर गुजरती है, जबकि तुंगभद्रा नदी ये बेंगलुरु पठार से होकर गुजरती है उत्तरी भाग से। ठीक, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम आगे देखते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक खत्म हुआ। अब यहाँ पे जो है एमसीक्यू क्वेश्चन हम देखते हैं वन बाय वन। अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा हो तो ये सभी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मेघालय का पठार भाग है। ठीक है, तो मैंने आपको बार बार बताया कि मेघालय पठार जो है ये प्रायद्वीपीय भारत का या प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। ठीक है, तो मैंने बताया था, ये मान लीजिए कि अरावली हो गई और ये विंध्य श्रृंखला हो गई, इसके मध्य जो है मालवा का पठार स्थित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मालवा का पठार ये अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के दक्कन का पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो जो दक्कन का पठार है यहाँ पे बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण ये क्रिटेशियस युग में हुआ है। यहाँ पे ज्वालामुखी के उद्गार के कारण बेसाल्टिक निर्मित जो है लावा शैलों का निर्माण हुआ, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्रिटेशियस युग में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। ठीक है, तो जो है दक्कन का पठार ये भारत का सबसे बड़ा पठार हो जाएगा, और तिब्बत का पठार ये भारत का सबसे ऊंचा पठार है। सबसे ऊंचा पठार की अगर बात करें तो वो तिब्बत का पठार है, और दक्कन का पठार ये सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। तो दंडकारण्य जो क्षेत्र है इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में दंडकारण्य क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रायद्वीपीय पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र जिसे कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार में जो काली मिट्टी का क्षेत्र है विशेषकर ये महाराष्ट्र क्षेत्र में है, और ये दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, दक्कन ट्रैप के नाम से। ठीक है, ये सभी देखिए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अपने नोट्स में जो है इंक्लूड कर लीजिएगा, ये और 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो बहुत ही काम आएगा ये आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे देखिए शिलांग पहाड़ी हो जाएगा। 1961 मीटर इसकी हाइट है, और ये खासी पहाड़ी की भाग है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये गारो, खासी तथा जयंतिया 3 पहाड़ी हैं। उसके बाद से मिकिर और रेंगमा ये गोलाकार पहाड़ी हो गई। ठीक है, मान लीजिए हो गई गारो पहाड़ी, ये खासी पहाड़ी और ये जयंतिया पहाड़ी। तो खासी पहाड़ी पे स्थित है शिलांग चोटी। ठीक है, और यहीं पे जो है चेरापूंजी और मौसिन राम स्थित है। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है नोकरेक। नोकरेक इसकी सबसे ऊंची चोटी है गारो की। ठीक है, और पूरे मेघालय पठार की शिलांग चोटी ये है शिलांग पहाड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है।
तो तिब्बत का पठार ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार है। भारत का कौन सा भू आकृतिक विभाग प्राचीनतम है? ठीक है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसका ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और ये जो है भारत का सबसे जो है प्राचीनतम भूभाग है। आगे देखते हैं, मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में विस्तृत हैं? तो मिकिर और रेंगमा पहाड़ी ये असम राज्य में स्थित हैं। ठीक है, इनका विस्तार असम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, चेरापूंजी स्थित है? तो ये गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ी हैं। तो खासी पहाड़ी पर जो दूसरी नंबर की पहाड़ी है खासी, वहां पे चेरापूंजी और मौसिनराम दोनों स्थित हैं खासी पहाड़ी पर। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? तो बोकारो जो संयंत्र है ये छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। ठीक है, और बोकारो इस्पात संयंत्र ये झारखंड के बोकारो जिले में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है बोकारो संयंत्र की स्थापना 1964 में यूएसएसआर या फिर यूं कहें आप रूस के द्वारा इसे स्थापित किया गया था बोकारो को। ठीक है, 1964 में छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत ही इसे झारखंड राज्य में ही पड़ता है, बोकारो जिला है, वहां पे ये बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित है। ठीक है, तो ये छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। आगे देखते हैं, ऊपर माल किसका भाग है? तो मैंने आपको बताया था हड़ौती पठार का स्थानीय भाषा में पांथेर या ऊपर माल, इसे हड़ौती पठार को कहा जाता है। ठीक है, और हड़ौती पठार जो है ये राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है और मालवा पठार का ही भाग है। कौन? हड़ौती का पठार। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अब्रक के भंडार के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो अब्रक के लिए हजारीबाग पठार या फिर कोडरमा का पठार। हजारीबाग पठार या कोडरमा का पठार ये अब्रक के लिए जाना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ठीक है, तो ग्रेनाइट जो है ये आग्नेय चट्टानों या इग्नियस रॉक का उदाहरण है। आग्नेय चट्टानों की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है ज्वालामुखी के उद्गार के फलस्वरूप निकलने वाले जो मैग्मा है वो जो ठंडा होकर इसका निर्माण हुआ है आग्नेय चट्टानों का। ठीक है, इस चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। और निखिल, तांबा, लोहा, ग्रेनाइट, सीसा, जस्ता आदि ये सब जो है आग्नेय चट्टानों में ही पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक देख रहे हैं। ये भूपर्पटी के पृथ्वी का जो भूपर्पटी है इसका सबसे ऊपरी जो भाग है उसका वो निर्माण जो है अवसादी चट्टानों से हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को के साथ भी इसे शेयर करिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और वीडियो के बारे में आप कमेंट करिए। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो उसे आप कमेंट में डालिए और उस कमेंट का मैं जवाब, अगर आपका डाउट जो है जायज़ है तो वहाँ पे जवाब दिया जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए। जल्दी नेक्स्ट लेक्चर जो है मैं इस पे इंडियन ज्योग्राफी का ही सीरीज के अंतर्गत अगला लेक्चर लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।